बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम जो चैप्टर का अंतिम पड़ाव है और उसमें आज हम करेंगे नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन में अंतर। जैसा मैंने आपको सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन में अंतर करने का प्रोसेस बताया था, सेम प्रोसेस इसमें भी हम कर सकते हैं। या तो टेबल फॉर्म में कर सकते हैं या दोनों की तुलना करते समय पहले अनियंत्रित अवलोकन फिर जबकि नियंत्रित अवलोकन, ऐसे करके हम भी अंतर कर सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन में अंतर। पहला है, जैसे पहला क्रम में आधार, किस आधार पर हम अंतर कर रहे हैं, तो आधार है घटना तथा स्थितियाँ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययन के लिए घटनाओं के निश्चित पक्षों को ही देखना पड़ता है, मतलब पहले से डिसाइडेड जो पक्ष होते हैं केवल हम उनका अध्ययन करते हैं। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में इसमें घटना के किसी भी पक्ष को किसी भी रूप में अपनी आवश्यकता के अनुरूप देखा जा सकता है। इसमें कोई बाध्यता अवलोकनकर्ता पर नहीं होती है। दूसरा अंतर है अवलोकनकर्ता का व्यवहार। अवलोकनकर्ता व्यवहार की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे अवलोकनकर्ता को अपना स्वयं का व्यवहार पूर्व निर्देशों के अनुरूप ही बनाना पड़ता है। मतलब इसमें अवलोकनकर्ता के ऊपर नियंत्रण होता है नियंत्रित अवलोकन में, कि उसको पहले से ही दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि उसको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता के व्यवहार पर किसी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं होता है। अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार के कार्यक्रम के मतलब कोई प्रतिबंध इस तरह का नहीं लगा कर देते कि कार्यक्रम बना कर देते हो हम कि आपको ये देखना हो ये नहीं देखना है, तो इसलिए अवलोकनकर्ता स्वतंत्र होता है। तीसरा अंतर है पूर्व योजना का कार्यक्रम। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करनी पड़ती है तथा विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों का निर्धारण पहले से ही करना पड़ता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकनकर्ता के व्यवहार पर ना तो किसी प्रकार का प्रतिबंध होता है, पहले अपन ने कह दिया है ये, और ना ही उसको कार्यक्रम की कोई रूपरेखा बनाकर जाने की आवश्यकता होती है। वो अपने हिसाब से घटनाक्रम को देखता है और लिख लेता है। नेक्स्ट है यंत्र तथा उपकरण। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को पहले से ही कुछ यंत्र जैसे अनुसूची, अवलोकन, निर्देशिका आदि को तैयार करना पड़ता है ताकि वो उनकी मदद से वहाँ पर अध्ययन कर सके। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, अवलोकन, निर्देशिका जैसी कोई उपकरण का उपयोग नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्वाभाविकता। नियंत्रित अवलोकन में समूह व अन्य इकाइयों के व्यवहार को अस्वाभाविक स्थितियों में देखा जाता है, अतः कुछ कृत्रिमता पाई जाती है। क्योंकि समूह के लोग जब अजनबी व्यक्ति को अपने बीच पाते हैं तो उनकी गतिविधियों में क्या हो जाता है, फ़र्क आने लग जाता है, कृत्रिमता आ जाती है, वास्तविकता ख़त्म होने लगती है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययन स्थितियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण अध्ययन स्वाभाविक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। नियंत्रित अवलोकनकर्ता के निजी गुण, विचारधारा तथा व्यक्तिगत झुकाव आदि का प्रभाव नहीं रहने से नियंत्रित अवलोकन के जो परिणाम हैं वो अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को हर दृष्टि से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, इसलिए कभी कभी उसकी व्यक्तिगत रुचि आदि का प्रभाव अध्ययन में आने से अध्ययन अविश्वसनीय हो जाता है। लास्ट है उपयुक्तता। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को स्वतंत्रता नहीं रहती है, बल्कि वह अनेक प्रकार से उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता इन चीज़ों से मुक्त होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन करता है। इसके बाद बच्चों हम जो अवलोकन का नेक्स्ट सेकंड प्रकार है वो है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन में हम कहेंगे कि जब अनेक विषयों के विशेषज्ञ एक ही घटना का अवलोकन करते हैं तो उनके अध्ययन में, उनके दृष्टिकोण में भेद होता है। वे एक ही समय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं।
कालांतर में विशेषज्ञ अवलोकनकर्ता विचार विनिमय द्वारा समस्या का एक समन्वित रूप विकसित करने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि इस प्रकार का जो प्रयोग है वो अवलोकन किसी समूह का अवलोकन नहीं वरन किसी समूह के द्वारा अवलोकन किया जाता है। सामूहिक अवलोकन के प्रयोग का प्रचलन अमेरिका व इंग्लैंड में अधिक किया जाता है, लेकिन अब भारत में भी धीरे धीरे इस और लोगों का रुझान बढ़ने लगा। इस सामूहिक अवलोकन की परिभाषा देते हुए सिनपाओ यांग ने कहा कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित व अनियंत्रित दोनों अवलोकनों का समन्वय है, दोनों अवलोकनों का मिक्सचर है। इसमें दोनों ही अवलोकन के गुणों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। यह कई व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करने और सूचनाओं का आलेखन करने तथा एक केंद्रीय व्यक्ति के द्वारा उसकी संकलित सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं प्रयोग करने पर निर्भर होता है। वास्तव में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग जो है 1944 में जैमका में किया गया था। आपका 1 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है कि सामूहिक अवलोकन का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, 1944 में। कहाँ पे किया गया? जैमका में किया गया। जैमका निवासी शोधकर्ता को प्रत्येक महीने एक विशेष पहलू के अध्ययन के लिए प्रत्येक जिले में भेजा जाता था और वो वहाँ से क्या करता था, तथ्यों का संकलन करके लाता था। फिर एक विचार विमर्श गोष्ठी हुआ करती थी, फिर निष्कर्ष प्रकाशित किए जाते थे। तो कुल मिलाकर ये वाली बात हमने देखी कि सामूहिक अवलोकन क्या है, नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन का मिक्सचर कह सकते हैं इसको। दोनों की विशेषताओं को इसमें लाने का प्रयास किया गया। सामूहिक अवलोकन के उद्देश्यों की जहाँ तक बात है, पहला उद्देश्य है कि अध्ययन में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का संचार हो सके, पक्षपात की संभावना कम से कम हो सके। और सामूहिक अवलोकनों में विभिन्न अवलोकनकर्ता एक ही घटना का अलग अलग ढंग से अध्ययन करते हैं, तो उनके कारण और परिणामों में विश्वसनीयता को परखा जा सकता है। दूसरा है सामूहिक अवलोकन का प्रयोग जब अंतःशास्त्रीय शोध की एक विधि के रूप में किया जाता है, तब उसका उद्देश्य घटना के विभिन्न पक्षों का गहन अध्ययन, विस्तृत अध्ययन करना होता है, जिसमें अनेक विषयों के विशेषज्ञ मिलकर घटना विशेष का अध्ययन करके अपने अपने दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करते हैं। अतः ऐसी शोध विशेष अध्ययन में होती है। भारत में इस प्रकार की शोध जो है, सामूहिक शोध किसने की? सबसे पहले डॉक्टर S.C. दुबे ने भारतीय गांवों का अध्ययन करने के लिए काम में ली थी। अब बात करेंगे सामूहिक अवलोकन के गुण और अवगुण की, गुण और दोष की। तो गुण की बात जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा गुण है कि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में अधिक विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और शुद्धता पाई जाती है। और जहाँ तक दोष की बात हम करते हैं तो हम कहेंगे कि पक्षपात रहित, अभिमति से रहित होने के बाद भी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धन अधिक लगता है, श्रम अधिक लगता है और बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना और एक परिणाम विशेष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये सबसे बड़ा अवगुण होता है। अन्यथा तो सामूहिक अवलोकन में ज़्यादा निष्पक्षता पाई जाती है, ज़्यादा विश्वसनीयता पाई जाती है, त्रुटियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर अध्ययन करने वाले होते हैं, तो त्रुटियों की संभावना कम होती है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों विधियों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जिनके कारण इनको अध्ययन के अलग अलग क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हम जो इसमें मुख्य प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा भी करते हैं। और चर्चा में छोटे छोटे प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में और 1 नंबर में पूछे जाते हैं उनमें है, जैसे अवलोकन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है पूर्ण सहभागी अवलोकन। तीसरा असहभागी अवलोकन। नेक्स्ट अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, अवलोकन की विशेषताएं। इसमें 2 विशेषताएं, 4 विशेषताएं कुछ भी पूछी जा सकती हैं। फिर अवलोकन के गुण, पॉइंट्स देने हैं आपको। फिर जैसे पूछा जा सकता है अवलोकन कितने प्रकार का होता है, तो आपको उसके प्रकारों का उल्लेख करना है। फिर व्यक्तिगत अवलोकन क्या है, इसको परिभाषित करना है। फिर अनियंत्रित अवलोकन के गुण। तो इस तरह से ये 10-11 क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं
2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के, इनको आप तैयार करेंगे तो बड़ा क्वेश्चन स्वतः ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।